वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट जो होता है प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और उसके लिए हमें प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि स्कोप जो होता है वो आपकी डोमेन होती है कि आपने अपनी किस बाउंड्री के अंदर रहते हुए काम करना है। अगर आपको एक कपड़े की दुकान के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको उस कपड़े की दुकान के अंदर फाइनेंस का सॉफ्टवेयर या एचआर का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। आपने अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहना है। आपको उसके लिए सिर्फ प्रॉफिट लॉस दिखाने की ज़रूरत है, आपको नेट प्रॉफिट दिखाने की ज़रूरत है, आपको स्टॉक की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लेकिन उसके अंदर आपको इसके एचआर के या सप्लाई चेन के सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है स्कोप। तो स्कोप मैनेजमेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर ये देखना होता है, पहला होता है स्कोप कि हमने क्या क्या काम करना है, क्या प्रोडक्ट्स बनानी है, क्या मतलब कि हमने इससे प्रोडक्ट्स जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट, और हमने कपड़े की दुकान का अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट चाहिए, या हमें प्रॉफिट या लॉस की रेशो चाहिए, हमें स्टॉक चाहिए। ये प्रोडक्ट्स बनानी है और उनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने किस प्रोसेस से गुजरना है उनको बनाने के लिए, ये प्रोसेस। और डिलीवरेबल के अंदर हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट कौन कौन से रिलेट कर रही हैं और कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं हमारी चीज़ को बना के उसके ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए, यानी मतलब कि एंड रिजल्ट दिखाने के लिए। और सबसे तीसरी चीज़ जो है वो है स्टेक होल्डर्स एग्रीमेंट के स्टेक होल्डर के साथ आपका क्या मुआहदा तय पाया है कि आपने कितना उसको सॉफ्टवेयर बना के देना है, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर खसूसियात होनी चाहिए थी, और आप कितने का बना के दे रहे हैं, कितने टाइम में बना के दे रहे हैं। ये सब कुछ उस मुआहदे में लिखा जाता है। इसके मेन प्रोसेसेस क्या होते हैं कि प्रोसेस टू डिफाइन कंट्रोल एंड डिसाइड वर्क, कि किस तरह से कंट्रोल दिया जाएगा, किसको कंट्रोल दिया जाएगा, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ कौन डेवलप करेगा, और ये डिसाइड करना होता है कि क्या काम करना है। उसके बाद कलेक्ट की जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, यूज़र से जाके पूछा जाता है कि आप क्या बनवाना चाहते हैं। उसके बाउंड्रीज डिफाइनिंग स्कोप किए जाते हैं, उसके अंदर फिर उसके बताया जाता है कि आपको ये चीज़ें हम डिलीवर करेंगे, इससे ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट नहीं करना यूज़र ने। उसके बाद क्रिएटिंग द डब्ल्यू बी एस का एब्रीवेशन है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने बनवाना होता है। इसके भी मेन प्रोसेसेस के अंदर ये भी शामिल है। वेरीफाइंग स्कोप, कि हमने जो बाउंड्रीज डिफाइन की हैं वो वाकई में ठीक हैं क्या। ऐसा तो नहीं था कि अगर हमने बाउंड्रीज डिफाइन की हैं कि कपड़े की दुकान के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एचआर का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, तो हमें इसके अंदर क्या वाकई में नहीं चाहिए, इसको वेरीफाई करेंगे। तो कंट्रोलिंग स्कोप के हमने जो चीज़ें डिसाइड की हैं उसके अंदर रहते रहते ही चीज़ों को कंट्रोल करके बनाया जाए। वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जो कि प्रोसेसेस में शामिल था स्कोप मैनेजमेंट सिस्टम के क्रिएटिंग द डब्ल्यू वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ये क्रिएट करना होता है हमने स्कोप मैनेजमेंट के अंदर। क्या क्रिएट करना होता है जी? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है, जिसके अंदर हमने ये बताना होता है कि डिलीवरेबल ओरिएंटेड ब्रेक डाउन ऑफ अ प्रोजेक्ट। हमने जितनी भी चीज़ें उसके अंदर बनानी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं और फेजेस के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक ब्रिज की तामीर करनी है शहर के अंदर, तो हम उसके सारे के सारे कामों को फेजेस के अंदर ब्रेक कर देंगे, स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। जिस तरह के पहले हम ज़मीन की परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर सारा मटेरियल पहुँचाएंगे, ये दूसरा फेज़ होगा। सारा मटेरियल पहुँचने के बाद हम लेबर टास्क देंगे और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएंगे, ये तीसरा होगा। चौथे फेज़ के अंदर हम उसके ब्रिज के ऊपर ले डाउन डालेंगे, जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं वो डालेंगे। ये हमने उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में चेंज कर दिया कि हम पहले एक काम मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरा काम मुकम्मल करेंगे, फिर तीसरा काम मुकम्मल करेंगे। तो ये ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ स्कोप मैनेजमेंट के प्रोसेसेस के अंदर और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि हमने कलेक्टिंग क्या करनी होती है रिक्वायरमेंट्स की। ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट इसी के ऊपर ही
इम्प्रेशन डाल रहा है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से कलेक्ट करना होता है और क्या होती हैं रिक्वायरमेंट। ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली आपसे ना गैदर की गई हों तो ये सब कुछ गलत कर सकती हैं। यूज़र आपसे प्रॉफिट और लॉस की सॉफ्टवेयर के अंदर एक फंक्शनैलिटी चाह रहा था, लेकिन आप उसको वो बना के ही नहीं दे रहे, तो आपका सॉफ्टवेयर उसके लिए बेकार है। तो मतलब कि आपने रिक्वायरमेंट्स गलत ली थी। वो आपसे जो चाह रहा था आपने उससे पूछा ही नहीं, कि वो तो प्रॉफिट और लॉस की रेशो चाह रहा है, लेकिन आपने वो पूछना चाहिए था, आपने पूछे बगैर सॉफ्टवेयर बना लिया। तो इसका मतलब आपने वो गलती की जो अब यूज़र के लिए आपका सॉफ्टवेयर जो है बेफ़ायदा है। अब आई किस वजह से गलती? सिर्फ और सिर्फ गलत रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करने से, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर गलती करने से। क्या कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कंडीशन और कैपेबिलिटी नीडेड बाय यूज़र, जो यूज़र चाह रहा है, यूज़र की ज़रूरत है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के तौर पे आपसे यूज़र क्या चाह रहा है, और किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव को वो सॉल्व क्या करना चाहता है। उसकी कपड़े की दुकान है, वो सॉल्व ये करना चाहता है कि उसको नेट प्रॉफिट पता लगे। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको हर रोज़ नेट प्रॉफिट की अमाउंट का पता हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए वो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है। ये कंडीशन जो है कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स का नाम देते हैं इसको। डेट मस्ट बी मेट और प्रोसेस्ड बाय अ सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट टू सेटिस्फाई अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, सिस्टम ने उसको सेटिस्फाई करना होता है, उन स्टैंडर्ड्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को और उन स्पेसिफिकेशंस को जो जो सिस्टम परफॉर्म करेगा या सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए वो स्पेसिफिकेशन। और इसको हम डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं एक डॉक्यूमेंटेड रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में। किस तरह से कलेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स? इसके हमारे पास बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, उन लोगों से इंटरव्यू करना जिन्होंने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है, या जो पहले से मैनुअल वर्क की तरफ काम कर रहे हैं, आपने उन लोगों से इंटरव्यू लेना है ताकि आपको ये पता लग सके कि क्या क्या सिस्टम परफॉर्म करेगा, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारी बातें फिर आप उसी बंदों से ले सकते हैं जो मैनुअली वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। एक कंपनी है, उसके अंदर सारे लोग मैनुअल खाते बना रहे हैं, मैनुअल अकाउंट का काम कर रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ मैनुअली चल रहा है। आप अगर उन लोगों को जाके इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि किस तरह से आपने लोगों के अकाउंट्स को मैनेज करना होता है और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। उसके बाद हमारे पास आते हैं फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो लोग ज़्यादातर आपके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड होते हैं, उन उन लोगों को टारगेट करना। जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे उन लोगों को टारगेट करना, उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। उसके बाद हमारे पास आती हैं वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स ये मैकेनिक वाली वर्कशॉप नहीं है। ये वर्कशॉप वो होती है जिसके अंदर हम एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि हम जो सिस्टम बनाना जा रहे हैं उसकी ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ये स्पेसिफिकेशंस होंगी। सर्वेज़ के अंदर आप, जैसे क्वेश्चनियर सर्वे होता है, एक फॉर्म होता है, वो लोगों से फिल करवाते हैं और देखते हैं कि 30 से ज़्यादा 30 लोगों के अंदर अगर आपने फिल करवाया तो 30 में से ज़्यादातर का क्या इजहार राय है, किन ज़्यादातर लोगों का जो अपना इजहार राय है वो मैच करता है एक दूसरे के। जिनकी ज़्यादा मतलब वोट होंगे, उनके ज़्यादा सर्वे के अंदर ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उनको हम और फिर एक्सेप्ट करते हैं। पांचवा है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस तरह कि हम कुछ एक टारगेट ग्रुप जो होता है उसका सैंपल साइज जो होता है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं। या विदाउट एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कोई चीज़ नीचे गिरी हुई है तो 5 गुजरने वाले बंदों में से कितने लोग हैं जो झुक के वो चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। और छठा जो है जी वो हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब कि आप एक चीज़ बना के और उसका सैंपल जो है वो लोगों में थ्रो करते हैं और लोग जो हैं वो उसको यूज़ करके चेक करते हैं कि आया ये बिल्कुल ठीक बनाई गई है चीज़ या इसके अंदर कोई मसले मसाइल हैं। और दूसरा हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स का, वही होता है कि एफर्ट वर्सेस प्रोजेक्ट साइज़। हमने कितनी मेहनत करनी है और प्रोजेक्ट कितने साइज़ का है, क्योंकि एट दी एंड डिपेंड आपकी अमाउंट ही कर रही होती है कि आपने कितने का किसी को सॉफ्टवेयर बना के दिया है। कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर जी हमारे पास जो
काम किए जा रहे होते हैं वो ये होते हैं कि हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट चार्टर बेसिकली आपका वो एग्रीमेंट होता है जो यूज़र के और मैन्युफैक्चरर के दरमियान लिखा गया होता है। अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिखा गया होता है उसके ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस, डायग्राम्स एंड वीडियो। हम सब ये चीज़ें प्रूफ के तौर पे बना सकते हैं कि हमने ये कस्टमर के साथ डील की है, उसके अंदर ये हमने चीज़ें बतानी है। उसके बाद हमारी होती हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, आगे चल के अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद होते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान, कि हमने किस तरह से रिक्वायरमेंट को मैनेज करना है, उसका एनालिसिस करना है पहले, कि हमने देखना है कि किस तरह से गैदर करना है और क्या क्या हमारे चीज़ें जो हैं वो हमने बनानी है। उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करना है और डॉक्यूमेंट करने के बाद बताना है कि कौन सा काम पाइथन के लोगों ने करना है, कौन सा काम आईटी के सपोर्ट इंजीनियर्स ने करना है और कौन कौन से टास्क जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट वालों ने परफॉर्म करने हैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिसेस, जिसके मैट्रिसेस वो होते हैं जिसके अंदर आपने हर चीज़ को क्वांटिफाई करना होता है। जिस तरह फिज़िक्स के अंदर फार्मूलाज होते थे हमारे पास, तो उसके हम न्यूमेरिकल के अंदर उन फार्मूलाज को लगा के हम वैल्यू को कैलकुलेट करते थे, क्वांटिफाई कर लेते थे, किसी तादाद के अंदर वैल्यू को ले आते थे। तो मैट्रिसेस भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम टाइम, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, इन चीज़ों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को हम गिन सकते हैं, गिनती के अंदर लेके आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता ही क्या है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सर्विसेज दैट द कस्टमर रिक्वायर्स। जाहिर सी बात है, जो कस्टमर चाह रहा है उन सर्विसेज को बनाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ सिस्टम से, एंड द कॉन्स्टेंट अंडर विच इट ऑपरेट्स एंड इज डेवलप्ड, और वो कवानीन जिनके अंदर उसको ऑपरेट किया जाएगा और बनाया जाएगा। हमने देखना क्या होता है कि यूज़र हमसे क्या सर्विसेज चाह रहा है, हम उन सर्विसेज को बनाना चाहते हैं, लेकिन उस कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए कि जिसके अंदर इसने ऑपरेट करना है और उसको बनाया जाना है। द रिक्वायरमेंट themselves आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विसेज एंड द constraint that are generated ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दरमियान हमने बनाई होती हैं, कस्टमर के साथ मिलके, कस्टमर से पूछ के, और कस्टमर की वो बातें जो वो चाह रहा होता है कि ये चीज़ें मुझे बनवानी है या बना के आपने देनी है। इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? यूज़र रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये आगे चल के हम अगली स्लाइड्स के अंदर प्रॉपरली पढ़ेंगे इनको। जबकि ये देखते हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सिस्टम्स की वो काम जो सिस्टम ने करने हैं या उसके ऊपर हमने ऑपरेशनल करवाने हैं, हम उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं या उनको डायग्राम्स की शक्ल में हम बताते हैं कि सिस्टम ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो हम बना के देंगे। उनको हम अपनी ज़ुबान में या अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं कि द कस्टमर नीड्स अ प्रॉफिट एंड लॉस टेबल इन द राइट सेक्शन। ये हम एक रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं, ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि वो प्रॉफिट और लॉस का एक टेबल चाह रहा है राइट स्क्रीन के ऊपर। तो ये सब बातें जो हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जो सिस्टम ने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारी की सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट, उसने सेल्स रिपोर्ट को जनरेट करना है, कस्टमर डाटे को सेव करना है, और बेसिकली क्या बात क्या है, डिफाइन व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जो काम किए जाने हैं वो सिस्टम करेगा, जो जो काम, और सिस्टम ने जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो सारी क्या हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अगर देखें, गौर करें सिर्फ इस बात के ऊपर कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये कहने का नाम है कि सिस्टम क्या करेगा। क्या के ऊपर इस वजह से जोर दिया गया है कि ये हर उस क्या करने के ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या क्या करेगा। इसको जब भी हम कोई इनपुट देंगे तब ये क्या करेगा, कोई इससे आउटपुट लेंगे, कोई डाटा इसके अंदर हम सेव करेंगे तब ये क्या करेगा।
जब कोई कैलकुलेशन हम इंक्लूड करेंगे तब हमें ये क्या रिजल्ट देगा, सिस्टम क्या करेगा, ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर फीचर्स दैट अलाउ द सिस्टम टू फंक्शन एट इट वाज इंटेंडेड, जो कि उसको बनाया गया था। पुट अनदर वे, इफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट द सिस्टम विल नॉट वर्क। अगर आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती, नहीं मैच करती, तो जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर से ये चाह रहे थे कि सॉफ्टवेयर हमें हर 10 मिनट के बाद मेल करे, लेकिन सॉफ्टवेयर हमें हर 10 मिनट के बाद मेल नहीं करता, तो सिस्टम हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव चाह रहे थे वो ऑब्जेक्टिव परफॉर्म ही नहीं कर रहा। जो हम सिस्टम से करवाना चाह रहे थे कि हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, वो नेट प्रॉफिट को बना ही नहीं रहा, हर रोज़ के प्रॉफिट को बना ही नहीं रहा। तो मेरा मेरा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ चाह रहा था, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, वो सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सिस्टम को जो हर वो चीज़ जो परफॉर्म करनी है, क्या क्या वो परफॉर्म करेगा, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो ये बताती हैं कि वो सिस्टम जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा। फंक्शनल क्या थी, क्या क्या परफॉर्म करेगा, और नॉन फंक्शनल है कि कैसे परफॉर्म करेगा। अगर उसने हर 5 मिनट के अंदर मुझे मेल करनी है तो वो कैसे करेगा। अगर उसने नेट प्रॉफिट मुझे बना के देना है तो उसको कैसा जो है नेट प्रॉफिट चाहिए, पर डे चाहिए या हर मंथ के एंड के ऊपर चाहिए, वो कैसे ये नेट प्रॉफिट निकालेगा। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर ये परफॉर्म नहीं होती तो फिर भी सिस्टम काम करता रहेगा, क्योंकि अब नेट प्रॉफिट के लिए या हमें अगर एक फॉर्म चाहिए, डाटा एंटर करना है, हमें अगर नेम का सेक्शन दिया हुआ है, नेम के अंदर हमें नेम चाहिए। अब कोई बंदा अगर नेम गलत लिखता है या नहीं लिखता ही नहीं है, तो उससे ये नहीं होगा कि सिस्टम रुक जाएगा। वो डाटा तो सेव करेगा ही, लेकिन उसके अंदर आपकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो परफॉर्म, बेसिक पर्पस तो परफॉर्म हो रहा है कि डाटा सेव हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ये था कि डाटा सेव हो रहा है। मेरा बेसिक पर्पस ये था कि मैंने हर 5 मिनट के अंदर सिस्टम से चाह रहा हूँ कि सिस्टम मुझे मेल करे हर 5 मिनट के बाद, लेकिन क्या मेल करे ये मैंने नहीं बताया। अब वो मेल तो कर रहा है, सिस्टम तो चल रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो रहा है, लेकिन क्या मेल कर रहा है ये बात मुझे नहीं पता लग रही। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कैसे करेगा, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा। इनको किस तरह से गैदर किया जाता है, सबसे बेस्ट वे जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने का वो ये है कि आप उस बंदे के साथ या उस बंदे के साथ आप ये बातचीत करें जो पहले से वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, चाहे मैनुअली चाहे किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर। क्योंकि जो अपर लेवल के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, बेसिकली वो यूज़र्स नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके वो अपने शेयर के ऊपर प्रॉफिट का इंतज़ार करते हैं। उन्होंने सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना होता, ज़्यादातर यही होता है। तो जिन्होंने सिस्टम को इस्तेमाल करना होता है वो बेहतर ये चीज़ बता सकते हैं कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सिस्टम को जिससे उनका काम चल सकता है। ये सारी चीज़ें उनको बेस्ट वे में लेके जा सकती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग के लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन से एरियाज़ हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के 4 एरियाज़ हैं, जिनके अंदर है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं जी? ये यूजली कंटेन्स द अल्टीमेट गोल सच एज ऑर्डर सिस्टम एंड ऑनलाइन कैटलॉग और अ फिजिकल प्रोडक्ट। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड थिंग्स लाइक अप्रूवल वर्कफ्लोज एंड ऑथराइजेशन लेवल्स। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम गोल्स डिफाइन करते हैं कि इसने ऑर्डर सिस्टम बनाना है, हमने पेमेंट सिस्टम बनाना है, या फिर हमने बिल का सिस्टम बनाना है, बिलिंग जनरेट होनी चाहिए, ये ऑनलाइन कैटलॉग जो हैं वो शो होने चाहिए, हमें ये प्राइसेस शो होने चाहिए, हमें रिपोर्टिंग जनरेट करनी है कि इस दफ़ा हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिला है। ये सारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके बिज़नेस के लिए अंदर चल रही हैं। और बिज़नेस के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि ऑथराइजेशन लेवल्स भी शो करते हैं कि मैनेजर को जो जिन जिन चीज़ों के ऊपर एक्सेस हो
उसको उसके ऊपर सिर्फ जो काउंटर के ऊपर जो सेल्स वाला लड़का है उसको उसको इतनी एक्सेस ना हो उन चीज़ों के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा एंटर कर सके, वो चीज़ों को मैनिपुलेट ना कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर रूटीन थिंग्स करनी है कि व्हाट द सिस्टम विल डू, सच एज रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग किस तरह करनी है और रिपोर्टिंग जनरेट करनी है, ये सारी वो चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर काम आती हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स के अंदर व्हाट द यूज़र ऑफ द सिस्टम कैन डू, मतलब जिसको हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकेगा। हमने सॉफ्टवेयर दिया है फ़िलहाल काउंटर के ऊपर जो सेल्स मैन है उसको, अब वो सिर्फ और सिर्फ डाटा एंटर कर सकता है, ये यूज़र रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेस उतनी देनी है कि वो इंटरफेस को यूज़ करे, बैक एंड के ऊपर जो डाटा है उसके अंदर कोई चेंजिंग ना लेके आए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थिंग्स लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के, हमें एक स्क्रीन चाहिए, एक सीपीयू चाहिए जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है हमारी। और किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल ये विंडोज़ 10 के ऊपर ही सिर्फ वर्क करेगा या एंड्रॉयड के ऊपर ही सिर्फ वर्क करेगा या iOS के ऊपर वर्क करेगा, ये हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मेंशन किया जाता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? यूजिबिलिटी, कि वो जो चीज़ हम बना रहे हैं वो यूज़ करने में कितनी आसान है, कितनी अट्रैक्टिव है, कौन कौन से बटन हैं, कितना उसको यूज़ करना जो है वो अट्रैक्शन का बायस बनता है, और या फिर कितना यूज़ करना आसान और बहुत ही आसानी के साथ उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों के इंटरफेसेस के ऊपर। जबकि रिलायबिलिटी आपको ये बताती है कि आपको जब वो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। आपको जब वो चीज़ चाहिए वो आपके लिए, अगर हर दफ़ा आपकी ज़रूरत को, जो चीज़ आप वो चाह रहे हैं उसको ज़रूरत को पूरा कर रही है तो वो रिलायबल है। अदरवाइज़ उसके जब आपको ज़रूरत है वो चीज़ अवेलेबल नहीं है या वर्क नहीं कर रही, वो मतलब कि वो आपके लिए ना अवेलेबल है, ना ही आपके लिए मेयार रखती है, ना ही रिलायबल है आपके लिए। स्केलेबिलिटी ये है कि जैसे जैसे हम वक्त के साथ हम चाहते हैं कि हमने अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो हमारा सिस्टम जो है वो अपग्रेड की इजाज़त भी देता है या नहीं देता। हम सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए अगर हमें अभी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क चाहिए, तो कल को हमने अपग्रेड करना है तो हमें एक पूरा सर्वर चाहिए, तो सर्वर के लिए हमारे पास वो सारी की सारी चीज़ें भी मौजूद हैं, हमारे पास स्पेस भी मौजूद है, या हमारा सिस्टम उसको अलाउ भी करेगा उसको कि नहीं करेगा, ये स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस के जो काम आप कर रहे हैं वो कितना फास्ट हो रहा है। सपोर्टेबिलिटी, कि आपको जो इन हाउस प्रोवाइडेड की जाएंगी चीज़ें या आपको रिमोटली एक्सेस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं कि उसकी डेटाबेस के लिए आपको हार्ड जो है स्टोरेज वो प्रोवाइड की जाएगी, या आपने क्लाउड से सर्विसेज लेनी है। अगर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं फिज़िकली तो आप इन हाउस सपोर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर रिमोट एक्सेसिबिलिटी दी जा रही है मतलब कि आपको क्लाउड के ऊपर सर्विसेज दी जा रही हैं तो आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी, दोनों हवालों से सिक्योरिटी क्या है, उसको कोई साइबर अटैक ना हो सके, कोई उसके मेल फंक्शन ना अटैक हो सके, और दूसरी तरफ की सिक्योरिटी के कोई डायरेक्ट फिजिकली आके उसको कुछ चीज़ों को चोरी ना कर सके। आपके डाटा के लिए हार्ड डिस्क अगर आपने इन हाउस सपोर्टेबिलिटी ली हुई है तो आपकी हार्ड डिस्क कोई उठा के ना लेके जाए, ये सारी सिक्योरिटी के अंदर बातें शामिल हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपने बहुत गौर से रीड आउट करनी है ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या फ़र्क है। ये वो चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई कि व्हाट एंड हाउ का रिलेशन है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि क्या क्या करेगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कैसे कैसे करेगा। तो ये आपने एक दफ़ा खुद से रीड आउट करना है। ये आप लोगों की रीडिंग असाइनमेंट है जिसके अंदर आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के दरमियान एग्जांपल्स को